यह बात है साल 1825 की। इतिहास में यह तारीख एक ऐसे रहस्य के नाम दर्ज है जिसे आज 200 साल बाद भी कोई सुलझा नहीं पाया है। यह कहानी है एक रात की। एक ऐसी रात जब थार रेगिस्तान के सीने पर बसे 84 गांव एक साथ हमेशा के लिए वीरान हो गए। यह 84 गांव वह पालीवाल ब्राह्मणों के थे, एक ऐसे समुदाय जो 500 से ज़्यादा सालों से इस बंजर जमीन पर सोना उगा रहे थे। उस एक रात इन 84 गांवों में रहने वाले हजारों लोग, मर्द और औरतें व बच्चे सब गायब हो गए। अगली सुबह जब सूरज उगा तो कुलधारा की इन गलियों में मौत जैसा सन्नाटा था। घरों में चूल्हे ठंडे पड़े थे, चौपाल पर हुक्के वैसे ही रखे थे, मंदिरों में मूर्तियों के सामने रखे हुए दिए बुझ चुके थे। ना कोई संघर्ष हुआ, ना खून का एक कतरा मिला, ना ही एक भी लाश मिली। बस वह सब हवा में घुल गए थे। वे अपने पीछे छोड़ गए तो सिर्फ यह खाली मकान और एक खौफनाक श्राप। एक श्राप कि जो कोई भी इन घर में इस ज़मीन पर दोबारा बसने की कोशिश करेगा उसको सर्वनाश हो जाएगा। 200 साल बीत चुके हैं, वह श्राप आज भी कायम है। यह गांव जो कभी हजारों लोगों से आबाद था, आज पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एक भूतिया गांव है। सरकार का लगाया हुआ यह बोर्ड आज भी चेतावनी देता है, सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वीराना सच में किसी श्राप का नतीजा है या यह सिर्फ एक खौफनाक साजिश है, दर्दनाक इतिहास को छिपाने के लिए गढ़ी गई है, जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। क्या हुआ था 18 की 25 की उस रात को इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम आप लोगों से साझा करेंगे और धुएं के पार जाकर इतिहास, विज्ञान और पुरातत्व के सबूतों के आधार पर कुलधारा के उस शापित सच को उजागर करेंगे। यह कहानी है कुलधारा के उन 84 गांवों की। हम इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़े उसके पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डर जोन में। यह कहानी है कुलधारा की, उन 84 गांवों की जो एक रात में गायब हो गए। लेकिन हर बार की तरह इसकी कहानी भी शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी के जड़ आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं शताब्दी में शुरू होती है। उस वक्त जोधपुर के पास पाली नाम की एक रियासत हुआ करती थी। यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध समुदाय रहता था। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है, समृद्ध अक्सर जुल्म को दावत देता है। पाली के तत्कालीन राजा के अत्याचारों और भारी करों से तंग आकर पाली वालों ने अपनी जमीन छोड़ने का फैसला किया। वे एक नई आज़ाद जमीन की तलाश में थार रेगिस्तान में गोल्डन सिटी जैसलमेर की रियासत में आ बसे। वे शरणार्थी नहीं थे, वे अपने साथ ज्ञान, व्यापार और एक ऐसा वैज्ञानिक सोच लेकर आए जो बंजर जमीन के सीना चीरकर सोना उगाने का हुनर जानते थे। जैसलमेर के इतिहास पर 1899 में लिखी गई किताब तवारीख ए जैसलमेर के लेखक लक्ष्मीचंद हमें बताते हैं कि कधान नाम के एक पालीवाल ब्राह्मण ने सबसे पहले इस गांव की नींव रखी, जिसे आज हम कुलधारा के नाम से जानते हैं। कधान ने यह उधानसर नामक एक तालाब भी खुदवाया। यह कोई लोककथा नहीं है, इसका हमारे पास ठोस पुरातत्व सबूत है। जब पुरातत्व विभाग ने कुलधारा के खंडहरों की जांच की तो उन्हें 3 शमशान घाट और कई देवली यानी स्मारक पत्थर मिले। इनमें से 2 शिलालेखों पर तारीखें खुदी हुई थी जो हमें बताती है कि यहाँ के 2 निवासियों की मृत्यु 1235 ईस्वी और 1238 ईस्वी में हुई थी। यह तारीखें इस गांव के 800 साल पुराने इतिहास पर मोहर लगाती हैं। देखते ही देखते पाली वालों ने सिर्फ कुलधारा नहीं बल्कि उसके आसपास 84 गांवों का एक ऐसा पूरा समूह बसा लिया। खाबा, काठोड़ी और ऐसे ही 82 और गांव, यह सब एक दूसरे से जुड़े थे, एक होकर रहते थे और एक होकर ही व्यापार करते थे। आज जब हम कुलधारा को देखते हैं तो हम उसे एक शापित गांव के तौर पर जानते हैं। ज़्यादातर कहानियाँ पाली वालों को सिर्फ पीड़ित के तौर पर दिखाते हैं जो जुल्म के आगे
हार कर भाग गए, लेकिन उनकी असली पहचान नहीं है। यह सच का सिर्फ एक छोटा सा आखिरी हिस्सा है। सच तो यह है कि पालीवाल पीड़ित होने से पहले अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली सिविल इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। उनकी समृद्धि कोई चमत्कार नहीं थी, यह शुद्ध विज्ञान, कड़ी मेहनत और एक बेजोड़ समझ का नतीजा था। उन्हें सिर्फ पीड़ितों की तरह याद करना, उनकी असली विरासत और उनके जीनियस को मिटाना है, जिसने 500 साल तक रेगिस्तान को हराया था। वे इतने अमीर कैसे बने? उस थार रेगिस्तान में जहां आज भी एक गिलास पानी की कीमत सोने से कम नहीं है, वे खेती कैसे करते थे? इसका जवाब है खादीन, जिसे पाली वालों की जल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बन गया। यह एक ऐसी प्राचीन तकनीक है जिसे पाली वालों ने मास्टर कर लिया था। यह कैसे काम करता था, इसे समझिए। पहला कदम था कैचमेंट। पालीवाल अपने गांव और खेत इसी जगह बसाते थे जहां आसपास ढलान वाली पथरीली ज़मीन हो। यह पथरीली ज़मीन कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र का काम करती थी। दूसरा कदम था बांध। वे अपने खेत के निचले हिस्से में ढलान की दूसरी तरफ 100 से 300 मीटर लंबा एक मजबूत मिट्टी का पत्थर का बांध बनाते थे। तीसरा कदम था जल भराव। थार रेगिस्तान में बारिश कम होती है, लेकिन जब होती है मूसलाधार होती है। पथरीली ज़मीन में बहता हुआ बारिश का सारा पानी सीधे इन खेतों में आता और मिट्टी के बांध के वजह से वहीं रुक जाता। चौथा कदम था सीपेज। यह पानी कई दिनों तक या कई हफ्तों तक खेत में जमा रहता। यह सिर्फ सतह पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे रिस कर जमीन की कई फीट गहरी परतों तक पहुंच जाता। यह खेत एक प्राकृतिक बाथटब की तरह नमी से लबालब भर जाता। पांचवा और आखिरी कदम था फसल से जब अतिरिक्त पानी बह जाता, जिसके लिए वे खास सुलीस या निकासी बनाते थे, तो पीछे जो जमीन बचती वह सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वह नमी से भरा हुआ एक खजाना होती। इस जमीन पर पालीवाल आसानी से गेहूं, चने और दूसरी फसलें उगा लेते थे। लेकिन पालीवालों का यह खाद्यान्न सिस्टम सिर्फ सिंचाई नहीं था, यह उससे कहीं ज़्यादा था। इसके कई फायदे थे, जिसमें पहला फ़ायदा था कि यह ज़मीन में रिसता हुआ पानी आसपास के कुएं के जल स्तर को रिचार्ज करता था, मतलब खेती के साथ साथ पीने के पानी का भी इंतजाम। दूसरा फ़ायदा था कि यह सिस्टम बारिश के पानी के साथ बहने वाली उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को भी बांध के रोकता था। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा था कि आज की आधुनिक सिंचाई जैसे नहरों, ट्यूबवेल से रेगिस्तान इलाकों की ज़मीन में नमक जमा हो जाता है, जो उसे बंजर कर देता है। लेकिन खाद्यान्न सिस्टम, जिसमें हर साल बारिश का ताज़ा पानी आता है और बह जाता है, वह ज़मीन में नमक जमा नहीं होने देता। यह तकनीक इतनी लाजवाब है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि यह 4000 साल पुरानी हो सकती है और आज भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पाली वालों का विज्ञान सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं था, वह उनके घरों में बसता था। कुलधारा के खंडहरों का ध्यान से देखिए, यह कोई बेहतर भी बसा हुआ गांव नहीं, यह एक आधुनिक प्लांट सिटी है। यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई 3 चौड़ी मुख्य सड़कें थीं, जिन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती छोटी सीधी गलियाँ एक ग्रिड की तरह काटती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज़ है उनकी पैसिव कूलिंग तकनीक। वो तकनीक जो थार की 50 डिग्री की गर्मी को भी उनके मिट्टी पत्थर के घरों को वातानुकूलित रखती थी। वे यह कैसे करते थे? जिसमें पहला कदम था डेंस क्लस्टरिंग। इसमें घर एक दूसरे से बिल्कुल सटकर और गलियां सकरी बनाई गई थी। इसका मकसद था कि घर की दीवारें एक दूसरे को छाया दें और सूरज की सीधी धूप गलियों तक ना पहुंचे। दूसरा था आंगन। हर घर के बीच में एक आंगन होता था। यह सिर्फ रोशनी के लिए नहीं था, यह घर का वेंटिलेशन इंजन था। आर्किटेक्ट इसे कोर्टयार्ड इफेक्ट कहते हैं। आंगन के ऊपर की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती थी और उसकी जगह लेने के लिए कमरों से ठंडी हवा खींचकर आंगन में आती। यह एक नेचुरल एग्जॉस्ट फैन की तरह 24 घंटे काम करता था। तीसरा था मोटी दीवारें। घर की दीवारें 1-1.5 फीट तक मोटी होती थी। यह दीवारें थर्मल इनर्शिया का काम करती थी। दिन की भयंकर गर्मी इन दीवारों को पार करके घर के अंदर नहीं आ पाती थी और रात में जब रेगिस्तान ठंडा हो जाता तब यह दीवारें दिन की सोखी हुई गर्मी को धीरे धीरे छोड़कर घर को गर्म रखती थी।
और चौथा था जालियाँ। घर के ऊपरी हिस्सों में यह जो खूबसूरत नक्काशी आप देखते हैं, यह सिर्फ सजावट नहीं थी, यह 13वीं सदी की एयर कंडीशनिंग थी। विज्ञान की भाषा में इन्हें फिन सरफेस कहते हैं। एक सपाट पत्थर गर्मी सोखकर गर्म हो जाता है, लेकिन एक नक्काशीदार खुरदरी सतह का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब हवा इससे टकराती है तो यह कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र को बढ़ा देती है और पत्थर को तेज़ी से ठंडा कर देती है। तो पालीवाल सिर्फ अमीर नहीं थे, वे बुद्धिमान थे, वे व्यापारी, बैंकर और किसान थे। उन्होंने रेगिस्तान को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया था और उनकी यही बेहिसाब समृद्धि और बेजोड़ बुद्धिमानी जैसलमेर रियासत के एक जालिम की आंखों में खटकने वाली थी। जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तो उस समय जैसलमेर रियासत के लिए उथल पुथल का समय था। मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ चुका था और अंग्रेज़ों का सूरज उग रहा था। जैसलमेर के महारावल थे मूलराज द्वितीय, जो 1761 से 1819 तक गद्दी पर रहे। कहा जाता है कि महारावल मूलराज एक कमज़ोर और डरपोक शासक थे, जिनका ध्यान राजपाट से ज़्यादा पूजा पाठ और रस्मों रिवाजों में लगा रहता था। जब राजा कमज़ोर होता है तो दीवान जालिम हो जाता है। जैसलमेर की असली सत्ता थी उसके दीवान सालिम सिंह मेहता के हाथों में। इतिहास सालिम सिंह को एक क्रूर, अय्याश और शैतानी दिमाग वाले इंसान के तौर पर ज़्यादा याद करता है। वह इतना घमंडी था कि उसने जैसलमेर में अपनी हवेली को राजा के महल से भी ऊंचा बनाने की कोशिश की। कहा जाता है कि वह राज्य का खजाना लूटकर बाहर अपने रिश्तेदारों को भेजा करता था और जैसलमेर की हर खूबसूरत लड़की को वह अपने जागीर समझता था। उसके जुल्म से रियासत कांपती थी और यहीं से कुलधारा के विनाश की सबसे प्रसिद्ध कहानी शुरू होती है। लोक कथा के अनुसार एक दिन दीवान सालिम सिंह का काफिला कुलधारा गांव से गुजरा। वहां उसकी नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। सालिम सिंह मेहता उस लड़की पर मोहित हो गया और उसने मुखिया को पैगाम भिजवाया कि वह उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। यह एक मांग थी, कोई प्रस्ताव नहीं। पालीवाल ब्राह्मण जो खुद को उच्च कुल का मानते थे, वे अपनी बेटी का हाथ एक निचली जाति के अय्याश दीवान के हाथ में कैसे दे सकते थे। मुखिया ने इनकार कर दिया। सालिम सिंह ने इस इनकार से आंख बबूला हो गया। उसने 84 गांव के मुखियाओं को धमकी दी, या तो लड़की को डोली में मेरे हवाले कर दो या फिर भयानक तबाही के लिए तैयार हो जाओ। उसने पाली वालों को सोचने के लिए सिर्फ 1 या 3 दिन की मोहलत दी। सतह पर देखने पर यह कहानी कुलधारा के वीरान होने के एक सीधा और नाटकीय कारण लगती है। एक जालिम दीवान की अय्याशी और एक समुदाय का अपने सम्मान के लिए किया गया बलिदान। लेकिन एक इतिहासकार के तौर पर यह कहानी कुछ सवाल खड़े करती है। क्या एक दीवान, चाहे वह कितना भी अय्याश क्यों ना हो, क्या वह सिर्फ एक लड़की के लिए 84 गांवों की उस पूरी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा देगा जो जैसलमेर खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरा करती थी? या फिर यह लड़की की कहानी किसी ज़्यादा गहरे पुराने और राजनीतिक जख्म को छिपाने का एक पर्दा थी? इसका जवाब पाने के लिए हमें इतिहास में 30-40 साल पीछे जाना होगा, जिसे कुलधारा की कहानी सुनाते हुए ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। सालिम सिंह के जालिम बनने से पहले उसके पिता स्वरूप सिंह जैसलमेर का दीवान था। स्वरूप सिंह भी अपने बेटे की तरह ही अमीर और ताकतवर था। स्वरूप सिंह ने एक दिन वही गलती की जो उसके बेटे ने दोहराई। उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर भारी टैक्स लगाने की जिद की। यह एक बड़ा विश्वासघात था, क्योंकि पालीवालों को जैसलमेर के पूर्व शासक ने टैक्स से छूट देने का आश्वासन दिया था। दरबार में इस बात पर बहस छिड़ गई। राजकुमार राय सिंह, जो पहले से ही दीवान स्वरूप सिंह की ताकत से जलता था, उसने पालीवालों का पक्ष लिया। बात इतनी बढ़ गई कि भरे दरबार में राजकुमार राय सिंह ने गुस्से में अपनी तलवार निकालकर दीवान स्वरूप सिंह का कत्ल कर दिया। और जिस वक्त भरे दरबार में स्वरूप सिंह की हत्या हुई, उसका बेटा सालिम सिंह सिर्फ 11 साल का था। यह एक भूला हुआ सच है जो कुलधारा की पूरी कहानी को बदल देता है। उस 11 साल के बच्चे ने अपने पिता को पालीवाल टैक्स विवाद की वजह से मरते देखा। जब वह बच्चा बड़ा होकर खुद जैसलमेर का सबसे ताकतवर दीवान बना तो पालीवालों के प्रति उसकी क्रूरता सिर्फ लालच या अय्याशी नहीं थी, यह दशकों का पुराना दबा हुआ प्रतिशोध था।
पालीवाल समुदाय उसके लिए सिर्फ टैक्स देने वाली प्रजा नहीं था, वे उसके पिता के कत्ल के प्रतीक थे। अब यह सवाल नहीं रह जाता कि कारण कर था या बेटी। सालिम सिंह ने पालीवालों को नष्ट करने की ठान ली थी। उसने उन पर असहनीय बेहिसाब टैक्स लगा दिया। हमें इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलता है। उस समय भारत में मौजूद एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध किताब एनल्स एंड एंटी इक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसका जिक्र किया है। स्थानीय इतिहासकार नंद किशोर शर्मा के अनुसार टॉड ने साफ लिखा कि सालिम सिंह ने पालीवालों पर टैक्स कई गुना बढ़ा दिया और उन्हें जबरदस्ती वसूलना शुरू कर दिया। यह बहुत मुमकिन है कि बेटी पर नज़र वाली कहानी इस जुल्म की आखिरी कड़ी हो, या शायद बेटी का मतलब इज्जत से था। सालिम सिंह ने पहले पालीवालों के धन पर हाथ डाला और अंत में उनके सम्मान पर। जब जुल्म और अपमान हद से गुजर गया, तब 84 गांवों के मुखिया ने एक गुप्त आपातकालीन पंचायत बुलाई। उनके सामने दो ही रास्ते थे, जिसमें पहला था कि जालिम सिंह के सामने घुटने टेक देना, अपनी इज्जत और अपनी बेटी को उसके हवाले कर देना और उसकी गुलामी में जीना, और दूसरा था कि अपनी 500 साल पुरानी पुरखों की ज़मीन, अपनी मेहनत से बनाई गई सभ्यता, अपने घर बार सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ देना। उन्होंने सम्मान को चुना और उस पंचायत में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। फैसला हुआ, हम सब 84 के 84 गांव एक साथ इस रात सूरज उगने से पहले उस ज़मीन को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। यह इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय परायणों में से एक है। 1825 की वह रात, ज़रा सोचिए, हजारों लोग 84 अलग अलग गांवों से एक ही रात में बिना कोई शोर किए अपने जानवरों और ज़रूरी सामान के साथ निकल पड़े। उन्होंने अपना बहुत सा कीमती सामान और सोना चांदी ज़मीन में गाड़ दिया और जो उठा सकते थे लेकर निकल पड़े। वे कहाँ गए किसी को ठीक ठीक नहीं पता। उस रात जैसलमेर रियासत की सीमाओं से बाहर निकल गए। वे बिखर गए। कोई नहीं जानता कि वे किन रास्तों से गए या उन्होंने कहाँ जाकर पनाह ली। कुछ का मानना है कि वे राजस्थान के दूसरे हिस्सों, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा में जाकर बस गए। अगले दिन जब सालिम सिंह के सिपाही टैक्स या डोली लेने कुलधारा पहुंचते तो उनका स्वागत करने के लिए वहां सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसी पहल जो सालिम सिंह की पकड़ से बहुत दूर जा चुकी थी। वे चले गए, लेकिन जैसा कि हमने कहा था, वे अपने पीछे एक चीज़ छोड़कर गए थे, एक श्राप। यहाँ कोई फिर कभी नहीं बस पाएगा। आज 200 साल बाद जब हम इस श्राप को सुनते हैं तो यह हमें एक अंधविश्वास की कहानी लगती है, लेकिन क्या यह सच सिर्फ अंधविश्वास था? आइए इस श्राप का एक इतिहासकारिक नज़र से विश्लेषण करते हैं। पालीवाल कौन थे? वे वैज्ञानिक सोच वाले लोग थे। वे खादिन जैसे उन्नत जल प्रणाली और पैसिव कूलिंग जैसे वास्तुकला में मास्टर थे। क्या ऐसे तार्किक और व्यवहारिक लोग जो प्रकृति के नियमों को समझते थे, वे जाते जाते किसी भूत प्रेत या श्राप पर निर्भर हो जाएंगे? यह विरोधाभासी लगता है। जालिम सालिम सिंह का असली मकसद क्या था? पालीवालों को भगाना, ताकि वह उनकी मेहनत से बनाई गई अमीर ज़मीन, उनके उपजाऊ खादिन खेत और उनके बसे हुए गांवों पर कब्जा कर सके। पालीवाल यह बात अच्छी तरह जानते थे। वे सालिम सिंह की सेना से लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, और वह था बुद्धि। उस अंधविश्वासी समय में एक जालिम दीवान की सेना से ज़्यादा ताकतवर क्या हो सकता है? एक श्राप का डर। यह श्राप कोई अलौकिक घटना नहीं थी। यह पालीवालों का आखिरी और सबसे घातक सामाजिक आर्थिक हथियार था। यह उनकी स्कॉच अर्थ पॉलिसी थी। वे अपने पत्थर के घरों को जला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस ज़मीन को एक कहानी से जहरीला बना दिया। वे जानते थे कि जैसे ही वे इस ज़मीन को श्रापित घोषित करेंगे, यह सालिम सिंह के लिए बेकार हो जाएगी। कोई भी दूसरा समुदाय, कोई भी किसान मौत के डर से इस अपशगुन ज़मीन पर बसने की हिम्मत नहीं करेगा। सालिम सिंह ने 84 गाँव को तो जीत लिया, लेकिन उसे विरासत में मिली सिर्फ 84 भूतिया बस्तियाँ, जिनसे उसे एक कौड़ी का फायदा नहीं हुआ। पालीवाल हार कर भी जीत गए थे और उनकी रणनीति काम कर गई। 200 साल हो गए, आज तक कुलधारा वीरान है। एक रात में 84 गांव का पलायन, यह कहानी सुनने में जितनी नाटकीय और रोमांचक है, एक इतिहासकारी के तौर पर हमारी फर्ज है कि हम इसकी प्रामाणिकता की जांच करें। क्या यह सच है कि
हजारों लोग सच में एक ही रात में गायब हो गए, या यह भी एक श्राप की तरह एक घड़ी हुई कहानी का हिस्सा है? जब हमने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की तो एक अलग ही तस्वीर उभरने लगी। एक ऐसी तस्वीर जो एक रात के चमत्कार से ज़्यादा धीमी मौत की तरफ इशारा करती है। एक रात में पलायन के सिद्धांत को सबसे बड़ी चुनौती ऐतिहासिक जनसंख्या के अनुमानों से मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी में कुलधारा और आसपास के गांवों की आबादी लगभग 800 थी, लेकिन 1890 तक यह आबादी घटकर सिर्फ 37 रह गई थी। यह आंकड़ा बताते हैं कि गांव एक रात में खाली नहीं हुआ, बल्कि यह एक धीरे धीरे होने वाला पलायन था जो कई दशकों तक चला। दूसरा सबूत था सूखती नदी और सूखे कुलधारा, और यह सब 84 गांव काकनी नाम की एक छोटी नदी के सूखे तल पर बसे थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक यह नदी पूरी तरह सूखने लगी थी। एक सर्वे के मुताबिक 1815 तक गांव के ज़्यादातर कुएं सूख चुके थे। पाली वालों की पूरी समृद्धि खाद्यान्न सिस्टम पर यानी पानी पर टिकी थी। जब पानी ही नहीं रहा तो उनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ढहने लगी। तीसरा सबूत था अराजकता और असुरक्षा। जैसे कि हमने पहले देखा, महरावल मूल राजा का शासन कमजोर था। जैसलमेर रियासत अपने सबसे अमीर नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम हो रही थी। आसपास की रियासतों के लुटेरे और डाकू पाली वालों के अमीर गांवों को आए दिन लूटने लगे थे। चौथा सबूत था जहरीले कुएं। पलायन की एक और थ्योरी है जिसका जिक्र सालिम सिंह की कहानी में कम आता है। यह है रक्षाबंधन आक्रमण की थ्योरी। इसके अनुसार रक्षाबंधन के पवित्र दिन दुश्मनों या लुटेरों ने पाली वालों गांव पर हमला किया, कई लोगों को मार डाला और जाते जाते उनके पीने के पानी के कुओं में जानवरों के शव फेंककर उन्हें जहरीला कर दिया। अगर यह सच है तो यह भी रातों रात पलायन कर एक बड़ा कारण हो सकता है। तो सच क्या है? जालिम दीवान या सूखा, एक रात का पलायन या धीमी पलायन? इतिहास कभी भी ए या बी में जवाब नहीं देता। सच इन सबके बीच में या इन सबको मिलाकर बुना जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत पाली वालों के लिए एक परफेक्ट स्टार्ट थी, जिसमें पहला चरण था पर्यावरण ने साथ छोड़ा, काकनी नदी सूखने लगी और खाद्यान्न सिस्टम फेल होने लगा। दूसरा चरण था कानूनी व्यवस्था खत्म हो गई, लुटेरों के धावों से असुरक्षा बढ़ी। इन दो कारणों से अमीर पालीवाल परिवार धीरे धीरे गांव छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाने लगे। 84 गांवों की आबादी कम होने लगी। और तीसरा चरण था उस कमजोर बिखरते हुए समुदाय पर दीवान सालिम सिंह ने आखिरी कील ठोकी। अपने पिता की मौत का बदला और लालच में अंधे होकर उसने बचे कुचे लोगों पर असहनीय टैक्स और जुल्म की हिंसा कर दी। यह आखिरी पलायन था। 1825 की वह रात जब बचे कुचे कुछ आखिरी हजारों परिवार ने एक साथ उस श्राप देकर गांव छोड़ा, वह एक रात की कहानी बन गई। यह एक धीमी मौत थी जिसे एक नाटकीय अंत ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन कहानी अब यहीं खत्म नहीं हुई। हाल ही में विज्ञान ने इस 200 साल पुरानी कोल्ड केस फाइल को दोबारा खोला है, और जो सबूत मिले हैं वे इस परफेक्ट स्टार्ट में एक चौथे और सबसे विनाशकारी तत्व को जोड़ते हैं। हमने लोककथा सुनी है, हमने इतिहास के पन्ने पलटे, लेकिन कुलधारा के यह पत्थर, यह टूटे हुए खंभे, ढही हुई दीवारें, यह खुद क्या कहानी बयां करती है? 200 साल तक इन खंडरों की खामोशी को श्राप का डर माना गया, लेकिन 21वीं सदी में भूवैज्ञानिकों ने इन पत्थरों से बात करने का फैसला किया, जिसमें साल 2017 में करंट साइंस नाम के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ। इस स्टडी को AB रॉय और उनकी टीम ने अंजाम दिया था। इस पेपर ने कुलधारा के रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए एक बिल्कुल नई और शायद सबसे विस्फोटक थ्योरी सामने रखी, और यह था भूकंप का सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने कुलधारा और आसपास के खाबा गांव के खंडरों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह तबाही वैसी नहीं है जिसे समय पर मौसम की मार से होती है। सबूत हैरान करने वाले थे। उन्होंने पाया कि घरों की छतें, बीम, लेंटेल और भारी खंभे एक खास तरीके से एक ही दिशा में एक साथ ढहे हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक विनाशकारी भूकंप का स्पष्ट प्रमाण है। यह थ्योरी हवा में नहीं थी,
यह स्टडी बताती है कि जैसलमेर का यह पूरा क्षेत्र टेक्टोनिक रूप से बहुत सक्रिय है और यहाँ जमीन के नीचे कई बड़ी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। यह भूकंप का सबूत कुलधारा की पहेली को सुलझा देता है, लेकिन यह सालिम सिंह की कहानी को यह सूखे की थ्योरी को गलत साबित नहीं करता। यह उन सभी को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर पेश करता है। अब जरा 1825 की उस आखिरी रात की कल्पना कीजिए एक नए नज़रिए से। पालीवाल समुदाय पहले ही सूखे और अकाल से टूट रहा था। जालिम सिंह दीवान सिंह के टैक्स और जुल्म ने उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया और तभी एक रात एक भयंकर भूकंप आता है और वह भूकंप जिसने न सिर्फ उनके घरों का मलबा में बदल दिया बल्कि शायद उनके खादिन बांधों को, उनकी जीवन रेखा जो थे उन्हें भी हमेशा के लिए तबाह कर दिया। अब उनके पास ना रहने की जगह बची थी, ना खेती करने का जरिया और ना ही जालिम दीवान से लड़ने की हिम्मत। यह वह आखिरी रात थी। यह भूकंप ही वह दैवीय या शैतानी ताकत थी जिसने उन्हें एक रात में ही वह जमीन छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। जो भी उस तबाही में जिंदा बचा वह हमेशा के लिए उस बर्बाद हो चुकी जमीन को छोड़कर चला गया। यह एक रात में पलायन की सबसे वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। यह इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का सबसे रिसेंट अपडेट है। विज्ञान की यह खोज 2017 में रुकी नहीं। सच की यह तलाश आज भी जारी है। दिसंबर 2018 में भारत के शीर्ष संस्थानों ने आईआईटी बॉम्बे, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, एमजेपी रोहिलीखंड विश्वविद्यालय और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम ने कुलधारा की व्यापक जियो आर्कियोलॉजिकल जांच शुरू की और इस टीम का एक ही मकसद है, हमेशा के लिए लोक कथा को तथ्य से अलग कर देना। वे क्या कर रहे हैं? वे खंडहरों से पुरानी लकड़ी, कोयला, उस समय के खाने के अनाज और मिट्टी के बर्तन के नमूने इकट्ठा कर रहे हैं। इन नमूनों पर रेडियो कार्बन डेटिंग, थर्मोल्यूमिनेंस, ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेंस जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीकें हमें ठीक ठीक बता देंगी कि वे बर्तन कब बने थे, वह लकड़ी कब जली थी और वह गांव किस तारीख को वीरान हुआ था। यह कितनी दिलचस्प बात है। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव की नींव विज्ञान पर रखी थी। खादिन का विज्ञान, आर्किटेक्चर का विज्ञान। 200 सालों तक यह गांव अंधविश्वास के अंधेरों में डूबा रहा, श्राप और भूतों की कहानियों में, और आज 21वीं सदी में विज्ञान जो हमें उनकी असली गौरवशाली कहानी बताने जा रहा है। यह पालीवालों की वैज्ञानिक विरासत को इतिहास का सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आज कुलधारा क्या है? आज यह राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन दुनिया के लिए यह भारत का सबसे बड़े डार्क टूरिज्म डेस्टिनेशन में से एक है। सैकड़ों लोग हर रोज यह इतिहास जानने आते हैं। वे भूतों से मिलने आते हैं। यहाँ पैरानॉर्मल या अजीब घटनाओं के अनगिनत दावे किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ वीरान गलियों में किसी के चलने की आहट आती है। कुछ कहते हैं कि यहाँ अचानक तापमान गिर जाता है और कुछ ने परछाइयाँ और फुसफुसाहट के महसूस करने की दावा किया है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की और अजीब सबूत मिलने का दावा किया है, लेकिन सच यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के मुताबिक सूरज ढलने के बाद शाम 6 बजे कुलधारा के गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। किसी को भी आधिकारिक तौर पर रात में रुकने की इजाज़त नहीं है। तो फिर इन भूतिया दावों का सच क्या है? एक इतिहासकार और शोधकर्ता के तौर पर इन दावों की भी एक तार्किक व्याख्या मौजूद है। जरा सोचिए, आप थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक टूटे फूटे वीरान शहर में अकेले खड़े हैं, जहां 200 सालों से कोई नहीं रहा। आपका दिमाग खुद ब खुद एक डिफेंस मोड में चला जाता है। इसे पावर ऑफ सजेशन कहते हैं। जब आपको पहले ही बता दिया गया हो कि यह जगह भूतिया है, तो आपका दिमाग हवा की हर छोटी आवाज़ को या किसी जानवर की परछाई को भी भूत समझ बैठेगा। वहीं दूसरी थ्योरी है खजाने का लालच। यह एक ज़्यादा ज़मीनी और दिलचस्पी थ्योरी है। पालीवाल बेहद अमीर थे और यह माना जाता है कि वे अपने सारा खजाना और सोना जमीन में ही गाड़ कर गए थे। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि भूतों और श्राप की यह कहानियाँ जानबूझकर फैलाई गई है ताकि खजाने के लालची लोग
डर के मारे यहाँ रात में खुदाई करने न आए। अगर यह सच है तो पाली वालों का श्राप आज भी 200 साल बाद भी उनके खजाने की रखवाली कर रहा है। अंत में हमारा अंतिम फैसला क्या है? क्या कुलधारा शापित है? तो हाँ, कुलधारा शापित है, लेकिन किसी भूत या प्रेत की आत्मा से नहीं। यह शापित था दीवान सालिम सिंह की क्रूरता और जुल्म से। यह शापित था उस एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से जिसने उनके 500 साल की मेहनत को मलबे में बदल दिया। और आज यह शापित है उस भूतिया टैक्स से जो इसकी असली गौरवशाली कहानी, इसके विज्ञान, इसके सम्मान और इसके बलिदान की कहानी को खाया जा रहा है। कुलधारा के वीरान होने के 5 प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं, जिसमें पहला है जालिम सालिम सिंह, दूसरा अत्यधिक टैक्स, तीसरा पानी की कमी, चौथा आक्रमण और पांचवा भूकंप। कुलधारा की कहानी भूतों की कहानी नहीं है, यह उन इंसानों की कहानी है जिन्होंने अपने विज्ञान से रेगिस्तान को जीता और अपने सम्मान के लिए 500 साल पुराने साम्राज्य को एक रात में ठुकरा कर चले गए। वे गायब नहीं हुए थे, उन्होंने गायब होना चुना था। आज भी शाम 6 बजे कुलधारा के गेट बंद होते हैं। तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नियम नहीं, उन हजारों पाली वालों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जमीन पर कब्जा किया जा सकता है, महलों पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन इंसानी जज्बों और इंसान के सम्मान पर नहीं। कुलधारा के खंडहर आज भी खामोश हैं और उनकी यह खामोशी जुल्म के खिलाफ 200 साल पुरानी सबसे बुलंद आवाज़ है। अब मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मानते हैं? क्या कुलधारा सच में किसी श्राप का शिकारी था, या यह सब इंसानी जज्बे, दर्द और संघर्ष की कहानी है? अगर आप कुलधारा या उसके आसपास के इलाके से हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपके यहाँ कौन सी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती है, क्योंकि सच्चाई तभी सामने आती है जब हम सब अपनी बातें कहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।